साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा पंचायत राज और बिहार, यानी बिहार के संदर्भ में हम पंचायत राज को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप उसे आसानी से लिख सकेंगे और लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम एक इस टॉपिक का भूमिका देख लेंगे, यानी इंट्रो पार्ट। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका क्या इंट्रो पार्ट होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। बिहार में वर्तमान में पंचायत राज की क्या स्थिति है, उस स्थिति को जानेंगे। पंचायती राज का क्या महत्व है और बिहार में पंचायत से जुड़ी हुई क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को डिस्कस करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा पंचायती इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को देखेंगे। और जो भी चुनौतियां मौजूद हैं, उन चुनौतियों के समाधान हेतु एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके क्या सुझाव होंगे, उसको हम वे फॉरवर्ड के रूप में यहाँ कंसीडर करेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक का हम निष्कर्ष देखेंगे। तो ओवरऑल इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर कर लेंगे ताकि प्रश्न किसी भी तरीके का पूछा जाए आप उसे आसानी से एक क्वालिटी कंटेंट में लिखकर जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। ये सभी क्लासेज हमारी 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही है। लगातार क्लासेज हो रही हैं। क्लासेज की सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप क्लासेज को देख सकते हैं और आप इन क्लासेस के नोट्स को ले सकते हैं। एक नॉमिनल फीस 499। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको 70 बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए दिया जा रहा है एक नॉमिनल फीस में, उसे लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी तरीके का अभी तक नोट्स नहीं है। 6306473800 हमारा नंबर है। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको इवोक आईएएस के संकल्प बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इवोक आईएएस पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, उसे ज्वाइन कर ले ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और जो भी चीजें 70 बीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो आप तक पहुंचती रहें। देख लेते हैं पंचायती राज और बिहार से जुड़ा अगर प्रश्न आता है तो आपका क्या इंट्रो पार्ट होगा, क्या भूमिका होगी। पंचायती राज भारत में स्थानीय शासन को मजबूत करने की एक व्यवस्था है जिसकी नींव 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से रखी गई थी। आपको भी ये पता होगा। पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1992 और उसके तहत जो है भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भारत के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, राइट। और उसके लिए कई सारी समितियों की सिफारिशें हुई थी इससे पहले, और उन समितियों की सिफारिशों के बाद जो है 73वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1992 हुआ था। तो उन समितियों को आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार किसी भी आप बुक में, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, वहां से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी, विकास और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह राज्य मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। यहाँ की लगभग 80% से अधिक आबादी, यानी अगर जनगणना 2011 की बात करें तो लगभग 89% जो जनसंख्या है वो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ऐसे में पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो बिहार के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक ये सिंपल इंट्रो पार्ट आप जब भी प्रश्न पूछा जाए तो लिख सकते हैं। पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की एक व्यवस्था है जिसकी नींव 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से रखी गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक भागीदारी, विकास और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह राज्य मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जहां की लगभग 80% से अधिक आबादी गांव में रहती है। बिहार में पंचायती राज की क्या स्थिति है, अब स्थिति को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर संरचना की बात करेंगे तो आप जानते हैं भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना देखी जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 राज्य में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करता है। ग्राम पंचायत है जो ग्राम स्तर पर है, दूसरा पंचायत समिति है जो प्रखंड स्तर पर है और तीसरा है जिला परिषद जो जिला स्तर पर है। तो संरचना आप बता देंगे पंचायती राज स्थिति के संबंध में। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत राज्य में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। अगर वर्तमान में देखेंगे तो बिहार में 8387 ग्राम पंचायतें हैं, 534 पंचायत समितियां हैं और 38 जिला परिषद हैं। ये आप थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा। राज्य में
8,387 ग्राम पंचायतें, 534 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदें हैं। बिहार में अगर हम पंचायती इंस्टीट्यूशन में महिलाओं की भागीदारी देखें तो आप जानते हैं राज्य में पंचायती चुनाव नियमित रूप से 5 साल में आयोजित होते हैं। 2021 में जो हालिया पंचायती चुनाव हुआ था उसमें लगभग 1.2 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए थे, जिसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या इन प्रतिनिधियों में 54% से अधिक थी। आप जानते हैं कि बिहार में पंचायती इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ये प्रावधान किया गया था। और अगर राष्ट्रीय मानक देखें तो पंचायतों में महिला आरक्षण का हुआ है 33%, राइट, 33% है, लेकिन बिहार में ये राष्ट्रीय मानक से अधिक है। बिहार में पंचायती इंस्टीट्यूशन में महिलाओं को आरक्षण 50% दिया गया है और इसी का परिणाम है कि 2021 के चुनाव में 54% से अधिक की भागीदारी बिहार के पंचायती इंस्टीट्यूशन में देखने को महिलाओं की मिलती है। पंचायती इंस्टीट्यूशन का क्या महत्व है? तो पंचायती इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में इनका इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। खासकर ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी आती है। जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो मनरेगा हो, पीएम आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायतों के माध्यम से होता है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इनकी वजह से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। महिला सशक्तिकरण को हमने देख ही लिया कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर पंचायती इंस्टीट्यूशन के माध्यम से महिलाओं का बढ़ाया जा रहा है, उनको आरक्षण देकर। और बिहार में इसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय मानक से ज्यादा बिहार में महिलाओं को पंचायती इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 33% है और बिहार में ये कितना है, 50% है। पंचायती राज संस्थाएं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी विकास के लिए जानकारी का प्राथमिक और विश्वसनीय स्रोत होता है। तो कुछ पॉइंटर फॉर्मेट में पंचायती इंस्टीट्यूशन की महत्व आप बता सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे पंचायती राज से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं, खासकर बिहार के पर्सपेक्टिव से। बिहार के पर्सपेक्टिव से या ओवरऑल अगर भारत के संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यही सारे डायमेंशन होंगे पंचायती राज से जुड़ी चुनौतियों में। और अगर आप बिहार पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बिहार के एग्जाम्पल देते हैं तो वो बेहतर होता है। तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती तो देखी जाती है इनकी वित्तीय निर्भरता और संसाधनों की कमी। पंचायतों के पास स्वतंत्र राजस्व स्रोत जैसे स्थानीय कर संग्रह, ये सभी चीजें सीमित हैं, यानी इनके पास जो वित्तीय स्रोत है वो सीमित है। इसलिए इनको राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। संपत्ति कर, बाजार शुल्क आदि से आय इनकी न्यूनतम है, जिसके कारण वे केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर रहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का लगभग 95% राजस्व का जो हिस्सा है वो केंद्र राज्य सरकारों के अनुदान के रूप में ही इनको मिलता है। तो ये आपको डेटा याद रखना है। तो चुनौतियों में पहली चुनौती क्या हो गई है, वित्तीय निर्भरता और संसाधनों की कमी। पंचायतों के पास स्वतंत्र राजस्व स्रोत सीमित हैं, संपत्ति कर, बाजार शुल्क आदि से जो आय इनको होती है वो बहुत न्यूनतम है, जिसके कारण वे केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर करते हैं। और ऐसे में जब वित्तीय संसाधन की कमी होगी तो जो विकास संबंधी कार्य हैं वो पूरे नहीं होते हैं या वो अधूरे रह जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का लगभग 95% हिस्सा कहाँ से आता है, तो केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदानों से। दूसरी चुनौती है प्रशिक्षण और क्षमता की कमी। आप जानते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो ग्रामीण स्तर के हैं और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का जो स्तर है वो भी बहुत न्यूनतम है। तकनीकी ज्ञान लोगों के पास नहीं है। ऐसे में जो योजनाएं होती हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको प्रभावी रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रशासनिक कौशल, तकनीकी ज्ञान और योजना निर्माण की क्षमताओं का अभाव है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती देखने को मिलती है। और ये सारी चीजें आप स्वयं रिलेट कर पा रहे होते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और अपने पंचायती इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो इन चुनौतियों को आप अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे, इनको समझ पा रहे होंगे। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल दे सकते हैं, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों में फंड के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो गई हैं। और आप इसका एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा जहानाबाद में मनरेगा में 4 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। यह मामला फर्जी जॉब कार्ड से निकासी का था, राइट। तो भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का अभाव आपको देखने मिलता है, यानी पंचायती इंस्टीट्यूशन में भ्रष्टाचार मौजूद है और उसके अलावा इंस्टीट्यूशन में पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। आप एग्जाम्पल बता सकते हैं।
पंचायती इंस्टीट्यूशन में एक बड़ी समस्या है प्रॉक्सी शासन की, यानी मुखिया पद की भी समस्या है। अगर इन दिनों आप एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, और उसमें भी देखा गया था कि जो मुखिया है वो महिला रहती है, लेकिन जो प्रशासन के जो कार्य होते हैं वो मुखिया पद संभाल रहा होता है। तो ऐसे कई सारे पंचायती इंस्टीट्यूशन में सारी चीजें देखी जाती हैं। महिला आरक्षण के चलते लोग क्या करते हैं, महिलाओं को जो है प्रतिनिधि बना देते हैं और वो जीत भी जाते हैं, लेकिन जो कार्य होते हैं, जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं, पूरा काम जो होता है वो वहाँ के मुखिया पद संभाल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। महिला सशक्तिकरण के संबंध में जो आरक्षण दिया गया उसका फायदा जो है इस पितृ सत्तात्मक सत्ता के चलते महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। केवल नाम मात्र ही उनके पास ये राजनीतिक शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का जो प्रयोग है बेसिकली पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। महिला आरक्षण के बावजूद कई जगह प्रॉक्सी शासन देखा जाता है। वस्तुतः पंचायती प्रणाली में अधिकांशतः महिलाएं नाम मात्र की मुखिया होती हैं, जबकि प्रशासनिक कार्य पुरुष संभालते हैं। तो ये प्रॉक्सी शासन एक बड़ी चुनौती है पंचायती इंस्टीट्यूशन में। बुनियादी अवसंरचना का अभाव भी है। आप जानते हैं पंचायत कार्यालयों में बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर, फर्नीचर जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव देखने को मिलता है, और साथ साथ कई जगह तो पंचायती भवन ही जर्जर हैं, वो बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। ग्राम सभा की निष्क्रियता भी पंचायती इंस्टीट्यूशन की समस्या है। और आप जानते हैं बिहार में ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं वो नियमित रूप से नहीं होती हैं। ग्राम सभा जो पंचायती राज की लोकतांत्रिक आधारशिला है, बिहार में अक्सर जो है ये निष्क्रिय रहती हैं। बैठकें इनकी अनियमित होती हैं और उनमें जन भागीदारी भी सीमित होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी पंचायत राज व्यवस्था में देखने को मिलती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ग्रामीण स्तर पर जो जाति और लैंगिक भेदभाव वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये बिहार के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार में जाति, वर्ग, धर्म को लेकर राजनीति अपने चरम पर रहती है। जाति और वर्ग के नाम पर ही आप जानते हैं बिहार में राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी रोटियां सेंकती हैं। बिहार में जाति और लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दे पंचायती राज के कार्य को प्रभावित करते हैं। कई बार उच्च जातियां या प्रभावशाली समूह पंचायतों पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में जो निचले तबके के लोग हैं, SC ST इसके जो लोग हैं, उनको जो है इसका फायदा नहीं मिल पाता है। यानी जिस उद्देश्य के साथ पंचायती इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया था वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के चलते। तो ये कुछ चुनौतियां हैं पंचायती इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई। वित्तीय निर्भरता, संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण और क्षमता की कमी, जो प्रतिनिधि होते हैं निर्वाचित होकर जाते हैं उनमें प्रशिक्षण क्षमता की कमी, भ्रष्टाचार इनमें व्यापक तौर पर मौजूद है, पारदर्शिता का अभाव है, प्रॉक्सी शासन की समस्या है, बुनियादी अवसंरचनाओं का अभाव है, ग्राम सभा की निष्क्रियता, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। अब पंचायती राज को सुधारने हेतु बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों को देख लेते हैं। एक तो 7 निश्चय योजना कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास को इसमें शामिल किया गया। अगर आप 7 निश्चय कार्यक्रमों को देखेंगे तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना शामिल है, और इसमें पंचायतों को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आप 7 निश्चय योजना कार्यक्रम को बता सकते हैं। और अगर आप BPSC मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 वो सभी आपको याद होने चाहिए। इनका यूज आप मल्टीपल जगह कर सकते हैं। दूसरा जो सरकार का प्रयास है वह डिजिटल पंचायत पहल। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा डिजिटल पंचायत पहल को शुरू किया गया था। यह पहल पंचायती राज को तकनीकी रूप से सशक्त करने पर केंद्रित है। ग्राम कचहरी बिहार में एक अनूठी व्यवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के पर्सपेक्टिव से। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो ग्राम कचहरियां देखते होंगे। ग्राम कचहरी बेसिकली ग्रामीण स्तर पर सस्ता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करती हैं, और सरकार के द्वारा लगातार इनके सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। और हाल ही में सरकार के द्वारा इनके सशक्तिकरण हेतु इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना प्रस्तावित की गई है। जीविका परियोजना भी पंचायती इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को पंचायतों से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट पंचायतें बनाई जा रही हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, वाईफाई और अन्य डिजिटल सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सोशल ऑडिट को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में महिलाओं
के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रीय मानक 33% से अधिक है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत भी पंचायतों को जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन में सहायता दी जा रही है इस मिशन के तहत। तो ये आप पंचायती राज को सुधारने हैं तो बिहार सरकार के प्रयासों में ये सारे प्रयास बता सकते हैं। सात निश्चय योजना कार्यक्रम का जिक्र कर सकते हैं, डिजिटल पंचायत पहल है, ग्राम कचहरी है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पंचायतों को जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन में सहायता दी जा रही है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सोशल ऑडिट को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट पंचायतें बनाई जा रही हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, वाईफाई और अन्य डिजिटल सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। और जीविका परियोजना के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को पंचायतों से जोड़कर उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। तो ये सभी प्रयास बता सकते हैं। उसके अलावा भारत सरकार के भी प्रयास है, यानी अगर समग्र रूप से भारत के संबंध में पूछ लेता है तब भी आप प्रश्न को लिख सकते हैं इसी टॉपिक को पढ़कर, क्योंकि जो संरचना है वो संरचना भारत की भी संरचना है। बस आपको यहाँ से बिहार पंचायती राज अधिनियम को हटा देना होगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर आपको ये राज्य का डेटा नहीं देना होगा, वो बन जाएगा। महिला की भागीदारी 33% आरक्षण को देकर आप बता सकते हैं, राइट। उसके बाद महत्व तो आप सेम ही बताएंगे, चुनौतियां आप सेम ही बताएंगे, राइट। और बिहार समग्र में पूछा जाए तो आप बिहार के प्रयास बताएंगे, और भारत के संबंध में पूछा जाए तो भारत सरकार के प्रयास बताएंगे। और कुछ कुछ आप बिहार सरकार के प्रयासों का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो बीपीएससी स्पेशल है, राइट। तो भारत सरकार के प्रयासों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल लाया गया। 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को सीधे फंड आवंटन को बढ़ावा दिया गया, ताकि जो वित्तीय समस्या है वो पंचायती इंस्टीट्यूशन की दूर हो सके। ग्राम पंचायत विकास योजना को इस्टेब्लिश किया गया भारत सरकार के द्वारा। पंचायत सशक्तिकरण अभियान लाया गया और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को शुरू किया गया। तो भारत सरकार के प्रयासों में ये कुछ प्रयास बता सकते हैं। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो पंचायती इंस्टीट्यूशन में चुनौतियां समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव होने चाहिए। तो आप सुझाव में पहला सुझाव तो यही बताएंगे, पंचायती इंस्टीट्यूशन की वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पंचायतों को स्थानीय कर संग्रह का अधिकार और आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि इनकी जो निर्भरता है, वित्तीय निर्भरता राज्य और केंद्र सरकारों पर है, वो कम हो। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को चलाना चाहिए, ताकि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो सही से काम कर सके। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत इसके लिए प्रतिनिधियों के लिए नियमित कार्यशालाएं और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, ताकि बदलते दौर की जो चुनौतियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको सही से ये निर्वाचित प्रतिनिधि इंप्लीमेंट कर सके। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो भ्रष्टाचार वगैरह पंचायती इंस्टीट्यूशन में मौजूद है उसको दूर किया जा सके। ई ग्राम स्वराज और पंचायत उद्यम पोर्टल जो शुरू किए गए हैं, इन मंचों का जो है व्यापक प्रयोग होना चाहिए, इनका व्यापक उपयोग हो, ताकि जो फंड और योजना की जो निगरानी है वो पारदर्शी तरीके से हो। प्रॉक्सी शासन को रोकने के लिए जागरूकता अभियान और सख्त निगरानी की आवश्यकता है। निधियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सख्त वित्तीय जवाबदेही उपाय अपनाने चाहिए, और इसके लिए नियमित और स्वतंत्र लेखा परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी जो फंड होता है उसका दुरुपयोग हो जाता है, भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं पंचायती इंस्टीट्यूशन से जो जुड़े हुए हैं, पहली बात तो उनकी सख्त निगरानी की जानी चाहिए। और अगर निधियों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए सख्त वित्तीय जवाबदेही अपनानी चाहिए, और इसके लिए नियमित और स्वतंत्र लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आगे की राह में कुछ और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। जो ग्राम पंचायत या ग्राम कार्यालयों की जो स्थिति है उसको बेहतर करना चाहिए, और उसको बेहतर करते हुए जो बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो इंटरनेट की व्यवस्था हो, कंप्यूटर की वहाँ व्यवस्था हो, उन सारी चीज़ों को जो है वहाँ मुहैया कराना चाहिए। तो ये कुछ और भी आप पॉइंट जोड़ सकते हैं इसमें, राइट। अब आगे की राह में आप ये सारे पॉइंट बताते हुए निष्कर्ष आप एक सकारात्मक व्यू के साथ लिखेंगे। बिहार में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि इससे जुड़ी चुनौतियों का समाधान हो, यानी जो चुनौतियां हमने ऊपर पढ़ी, अगर उनका समाधान कर दिया जाए तो बिहार की पंचायतें न केवल राज्य के विकास को गति देंगी, बल्कि भारत के विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के मॉडल के रूप में भी उभरेंगी। इस तरह बिहार पंचायत इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने डायमेंशन हो सकते हैं उन सभी पर हमने यहाँ चर्चा कर ली है।
बेसिक चीज़ें अगर आपकी तैयार होंगी तो आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, और जो लोग ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए हैं वो इस टॉपिक से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, इन सभी चीज़ों को जो है देख पा रहे होंगे, राइट। तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग इसे पढ़िए अच्छे से, अब रिवीजन कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रिवीजन पर फोकस कीजिए। आप कई दिनों से 70 बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने नोट्स को आप कहीं से भी पढ़ रहे हों, आपके पास अपने नोट्स होंगे। अब सिलेबस डिकोडिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इवोक से जुड़े हुए हैं तो आपके पास जो नोट्स दिए गए हैं उनका आप बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन करेंगे तभी आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा तो उनके उत्तर आप बिना सोचे एक क्वालिटी कंटेंट के साथ लिख पाएंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि अगर आपको वहां सोचना पड़ेगा हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। आप सही समय पर जो है प्रश्नों के सभी उत्तरों को नहीं दे पाएंगे। और दूसरी चीज, जब आपको चीजें याद नहीं होंगी, जो बेसिक फैक्ट हैं, जो डेटा हैं, जो डायमेंशन आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप पर उनकी अच्छे से पकड़ नहीं होगी तो ऐसे में फिर आप कहानी लिख कर आएंगे और कहानी से नंबर आपको मिलते नहीं है। अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो अगर जो क्वेश्चन की डिमांड होती है उसको फुलफिल नहीं करते हैं और ऐसे ही कहानी लिखकर आ जाते हैं, 1 से 1.5 पेज 2 पेज लिख देते हैं, तब उनको 0 मार्क्स भी मिलता है। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए जो उसके लिए इंफॉर्मेशन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी बार बार। जब रिवीजन करेंगे तभी वो आपके दिमाग में जो है ठहरेगी, और उसके बाद जब प्रश्न पूछे जाएगा तो फिर आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे, राइट। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 1 महीने बचा हुआ है इस पर मोस्टली आपको फोकस करना है रिवीजन पर, और थोड़ा सा जो है लिख लिख कर प्रयास करना है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब इसी को हमने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद हमने क्या किया, एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लिया, जो आपको ग्रुप में पीडीएफ दी जाएगी उसको अच्छे से पढ़ लिया। फिर पढ़ने के बाद जो है इसी पर जो है आप सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास कीजिए। यानी भूमिका में क्या लिखेंगे, तो भूमिका में हमको 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिखना है, और इसका भाग भी लिख देना है। अगर आप भाग लिख सकते हैं किस भाग में इसको रखा गया है, राइट, तो भाग आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अब क्या बिहार में स्थित है, तो बिहार में स्थित में आप क्या बता देंगे, एक तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का जिक्र कर देंगे, और उसका जिक्र करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है। अब बिहार में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो हमने देख लिया कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 8,387। तो 8,387 ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। पंचायत समिति कितनी है, 534। जिला परिषदें कितनी है, तो 38। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, राइट। ऐसे सिनॉप्सिस बनाते हुए चलना है। महिला आरक्षण कितना है पंचायतों में, 50%। 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 1.2 लाख से अधिक प्रतिनिधि जो है निर्वाचित हुए। तो ये पूरी स्थिति हो गई। अब हमको महत्व बताना है, तो महत्व में क्या है, महत्व में एक तो ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास करना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। दूसरा, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का आप जिक्र कर देंगे। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को ये बढ़ावा दे रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में जो जागरूकता कार्यक्रम होते हैं उसकी जो प्राथमिक पहल है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण को ये बढ़ावा दे रहा है, राइट। तो ये आप महत्व बता सकते हैं। चुनौतियों में क्या है, चुनौतियों में वित्तीय निर्भरता, और वित्तीय निर्भरता इसमें हमने डाटा दे दिया, 95% जो इनके लिए वित्त की व्यवस्था है या वित्त के लिए जो निर्भरता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदानों पर है। उसके बाद दूसरा हमने भ्रष्टाचार की समस्या देख ली। भ्रष्टाचार में हमने मनरेगा का एग्जाम्पल देख लिया, जहानाबाद वाला, वहाँ 4 लाख रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला अभी हाल ही में सामने आया था, तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद चुनौतियों में प्रॉक्सी शासन है, जहां पर पंचायत मुखिया वाला हमने देखा, राइट। उसके बाद जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उनमें तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की समस्या देखने को मिलती है, और इस समस्या के कारण जो योजनाएं होती हैं उनका सही से इम्प्लीमेंट इनके द्वारा नहीं हो पाता है, राइट। तो ये सारी चुनौतियां हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक चुनौती हमने देखी, जिसमें जाति और लैंगिक भेदभाव की समस्या। तो इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस तैयार कर लेने हैं, ऐसे आपको रिवीजन कर लेना है, राइट। अब चुनौतियों के बाद सरकार के प्रयासों में हमने देख लिया स्मार्ट पंचायत, जीविका योजना, और जल जीवन हरियाली मिशन, 7 निश्चय कार्यक्रम, ग्राम कचहरी। तो ये आपको योजनाएं देख लेनी है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। उसी तरीके से भारत सरकार के प्रयासों में आपको देख लेना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को सीधा फंड जो दिया जाता है उसको बढ़ाया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत सशक्तिकरण अभियान और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट की बना लेंगे तो क्या होगा, लास्ट टाइम में भी आप इसको जो है रिवीजन कर पाएंगे जल्दी से, राइट। तो आपको पढ़ना है और इसी तरीके से फिर रिवीजन मोड पर जो है सिनॉप्सिस बना लेने हैं, तो ओवरऑल
आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, फिर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे। और इस तरीके से सिनॉप्सिस आपके रहेंगे तो एग्जाम जिस दिन आपका होगा, मान लीजिए जीएस पेपर 2 का पॉलिटी पॉलिटी इको ज्योग्राफी साइंस टेक्स सभी कुछ पढ़ना है, तो अगर पूरा नोट्स का बंडल होगा तो उसको रिवाइज करना मुश्किल होगा एग्जाम के एक दिन पहले। इस तरीके के अगर कीवर्ड और सिनॉप्सिस आपके हर टॉपिक पर तैयार होंगे तो आप एग्जाम देने जिस दिन जाएंगे उसके एक दिन पहले भी आप अपना होल सिलेबस जो है एक बार गो थ्रू हो पाएंगे। और ऐसा करने पर आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो जो डेटा वगैरह ये सारी चीजें आपकी गलत नहीं होगी, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट आप लिख देंगे, राइट। तो आपको बस अब रिवीजन करना है, इसी तरीके से सिनॉप्सिस बना बना के लिख लिख के याद करना है। ज्यादा समय इधर उधर अब कोचिंग मटेरियलों के नोट्स के पीछे नहीं भागने हैं। जो भी आपके पास नोट्स हैं, चाहे वो OKIS के हों या आप किसी अन्य कोचिंग से जुड़े हुए हों, आप उन पर रिलाई करें और उन्हीं को बार बार जो है रिवाइज करें, राइट। कुछ नया पढ़ने से अच्छा है जो अभी तक पढ़ लिया है उसी पर जो है रिलाई करके उसी का बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन अब बहुत मस्ट हो जाता है आपके लिए। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो बैच से जुड़कर आप नोट्स ले सकते हैं। अभी भी 1 महीना है, आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप अभी भी इस एग्जाम में बने हुए हैं, आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सीटें अच्छी खासी है। अगर आप एवरेज उत्तर भी हर प्रश्न का दे पाएंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है इस बार निश्चित है, राइट। बाकी अगर आपकी कोई अन्य क्वेरी है तो आप इस पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, आपको जवाब दिए जाएंगे। अन्य किसी टॉपिक पर अगर क्लास आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप सुझाव दे सकते हैं, उसको कंसीडर किया जाएगा और आपको उस टॉपिक पर क्लास प्रोवाइड किए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।